हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि सीटेट एग्ज़ाम अगर आपको क्रैक करना है, आपको अच्छा स्कोर करना है, तो आपको उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो देखने होंगे। तो यहाँ पे आज हम मैथ के 30 क्वेश्चन करेंगे। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये सिर्फ 30 क्वेश्चन नहीं है, ये 30 टाइप हैं जो आपके जो अगर आगे की आप तैयारी कर रहे हो, बाकी जिन लोगों का बेसिक से चीज़ें तैयार करनी है, नहीं पता है क्या क्या पढ़ना है, तो आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2023 में आया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति, यानी इनमें से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है, यानी सबसे बेटर ऑप्शन है वो। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं, यह गणित को सृजनात्मक बनाने में सहायता करता है, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह निगमनात्मक विवेचन यानी तर्क पर आधारित है, या फिर यह हमेशा अभिसारी होता है। तो देखिए, आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है। आपका जो ये ऑप्शन है सृजनात्मक, यानी गणित की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, सबसे पहले तो सृजनात्मक होती है, दूसरे में आपकी जो है कल्पनात्मक होती है, तीसरा जो है आपका निगमनात्मक ये भी होती है, जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपका अभिसारी होता है। अभिसारी का मतलब क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही आंसर हो, जिसको सिर्फ हम एक टाइप से लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभिसारी नहीं होता है, हमेशा अभिसारी नहीं होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी इसमें से अगर हम देखेंगे तो आपका जो ये वाला ऑप्शन है ABC, ये आपका आंसर जो है ABC वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, सही विकल्प चुनिए। कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा होता है कि नीचे हम देख ही नहीं पाते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन और भी इंक्लूड है, हम सिर्फ हमने देखा और एक ही पे टिक कर दिया कि अरे भाई ये कल्पनात्मक है। नहीं, आपको पूरा पेपर पढ़ना है, जल्दबाजी इतनी नहीं करनी है कि आपका जो है एक नंबर ही चला जाए। तो ये वाला हमारा आंसर सही हो चुका है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपने कक्षा में करवाती है, इनमें से उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभावी कौन सी नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो इस नहीं पे देना है। आप क्या करते हो, सबसे पॉजिटिव चीज़ें देख लेते हो, उसी के बेस पे आप टिक कर देते हो। आपको देखना है ये नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन आपको निगेटिव चूज़ करना है। तो पहला पढ़ते हैं, वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है। देखिए, सबसे पहले तो एक शिक्षिका को अपने क्लास में किसी भी बच्चे को प्रायोरिटी नहीं देनी है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही बच्चे से प्यार हो, आप दिखा रहे हो कि उसी को समझा रहे हो। आपको सभी बच्चों को बराबरी यानी सेम तरीके से समानता का जो एक अधिकार होता है, समान रूप से देखना है। किसी भी बच्चे को ऐसा आपको फील नहीं कराना है कि नहीं मैम हमसे प्यार नहीं करती है, मैम हमको नहीं समझाती है, मैम हमसे नफरत, ये बच्चों के दिमाग में आपको लाना ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको नेगेटिव यही मिल गया, क्योंकि यहाँ पे प्रशंसा कर रही है किसी एक छात्र की। कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी यहाँ पे। बाकी भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, बिल्कुल सही है आपका। वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है, बहुत अच्छा है, ये भी बच्चों के माइंड को विकसित करती हैं ये चीज़ें। लास्ट आपका है, अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बना रखा है उसने, जिससे क्या है गणितीय विधियाँ करा सकते हैं। तो ये वाला भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ये सारे सही हैं आपका, सिर्फ ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। पहले अगर आप ये सोचो कि स्टार्टिंग में ही हमें सब कुछ आने लगे, सब कुछ हम अच्छे से कर लें, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको धीरे धीरे चीज़ें कवर करनी है और अच्छे से समझते हुए यहाँ पे चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसको बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप नहीं ना देखें, सबसे पॉजिटिव देखने के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत कर दें। तो नहीं पे बहुत ध्यान आपको फोकस करना है। तो पहला हम पढ़ते हैं, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। ये भी भाई बिल्कुल सही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है कि त्रुटियाँ क्या कहते हैं, किसी चीज़ को अगर हम सीख रहे हैं तो त्रुटियाँ क्या है, एक हिस्सा है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा, ये देखिए ये लाइन ही मिल गई, गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, बिल्कुल सही बता रहा है। गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है, ये भी भाई बिल्कुल सही लग रहा है। क्यों सही क्यों लग रहा है, जैसे मैं ही अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अगर मैंने देखा कि अरे बच्चे को तो यार ये भी नहीं आता है, या फिर कमेंट सेक्शन में मैंने जाके देखा अच्छा लोगों की ऐसी भी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो मैं अपने वीडियो में वो चीज़ें ऐड करूँगी कि भाई जो ये इतने डाउट्स हैं, इतनी कन्फ्यूज़न है, ये थोड़ा दूर हो। तो बिल्कुल बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षकों के पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं।
अब लास्ट का हमारा चौथा बचा, तो जायज़ बात है यही गलत होगा। पढ़ लेते हैं इसको। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए। देखिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनके प्रेरणाहीन उनको करेगा। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। बच्चों की त्रुटियाँ आप देखो, उनको उपचार करो। वही आपने देखा होगा कि जो बच्चों में होता है कैसा शिक्षण होना चाहिए, कैसा उनका परीक्षण करना चाहिए, निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। तो यहाँ पे बच्चों की त्रुटियों को हमें अनदेखा नहीं करना है, हमें उनकी त्रुटियों को ध्यान देना है और उसका क्या करना है, उसका जो है उपचार करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में उपयोगी है। देखिए, मानक संदर्भित आकलन और मापदंड संदर्भित आकलन, पहले आप समझ लीजिए। मानक संदर्भित वो होता है जिसमें क्या होता है कि हमें पता है कि 50 नंबर का है, सभी बच्चों को दे दिया, किसी के 32 नंबर आए, किसी के 30 आए, तो हम उनको नंबर के हिसाब से उनको माप रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं मानी गई है। सही कौन सा मानक होता है, मानदंड संदर्भित, जिसमें आप बच्चों को जो है उनका निदान करते हो, उसका उपचार करते हो। तो ये जो आकलन होता है, निदानात्मक आकलन, उपचारात्मक आकलन, तो ये वाला ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें सही कौन सा होगा, सही इसमें होगा मानदंड संदर्भित। लेकिन मानदंड संदर्भित हमारे दो हैं, मानक संदर्भित दोनों हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारे मानदंड संदर्भित बचे। अब दोनों हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम की निपुणता का मूल्यांकन करना है। दूसरा क्या है, मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक परीक्षण में सहयोगी है। तो ये वाला हमारा ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए ये वाला हम करेंगे। ये वाला आकलन क्या होता है, इससे टीचर क्या है, कोई बच्चा अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फोकस करता है, ना कि ये देखता है कि इसकी तुलना में कैसा कर रहा है। नहीं, टीचर ये देखता है कि हमारा जो बच्चा है वो कहाँ पे है, कौन सी गलतियाँ कर रहा है, क्या उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके बेस पे पहले वो नैदानिक, निदान में क्या होता है भाई, कमियों को ढूंढता है, फिर उपचारात्मक यानी उनको उपचार करता है, उनको सही करता है। वो जो नहीं समझ रहे होते हैं उनकी गलतियों का उपचार करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा मानदंड संदर्भित आकलन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 क्वेश्चन, ये लिखा है गणितीय अधिगम सामग्री यानी TLM बोलते हैं इसको, गणितीय अधिगम सामग्री। तो देखना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा TLM को रिलेट कर पाता है। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, बच्चों को सूत्र रटवाने नहीं है, बच्चों को समझाना है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, ये वाला ऑप्शन सही है। बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और जो चीज़ उनके ज्ञान के निर्माण में मदद करती है वो ऑप्शन आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सी वाला है हमारा, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। देखिए, निर्देश देना ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, आपको निर्देश नहीं देना है, आपको बच्चों को अच्छे से गाइड करना है, अच्छे से समझाना है TLM के यूज़ से। तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब डी वाला हम देखते हैं, कक्षा में अधिगम वातावरण के निर्माण में मदद करती है, यानी ऐसा वातावरण बनाती है जिससे बच्चे रुचिपूर्वक सीख पाएँ। तो आपका डी वाला सही हो जाता है और बी वाला सही हो जाता है। तो यहाँ पर हम बी और डी लगा देंगे, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा 36 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी, क्या होंगी, मजबूत होती हैं। देश भर में जो विभिन्न विषयों में ओलंपियाड है और प्रतियोगिताएं होती हैं कैसी होंगी, मजबूत होंगी, क्योंकि भाई सरल ये भी नहीं होगा, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है, कम भी नहीं करना है। तो यही एक ऑप्शन हमारा जो है पॉजिटिव है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आता है 37 क्वेश्चन नंबर, ये हमें अच्छे से देखना है। अधिक और कम, लंबा और छोटा, दूर और समीप, बड़ा और छोटा आदि अवधारणाएं क्या हैं। देखिए, ये जो छोटा बड़ा, अधिक कम, दूर समीप, पास दूर, ऊंचा नीचा, ये जो होती हैं दाएं बाएं वाली, ये कैसी होती हैं आपकी, ये प्री नंबर जो है अवधारणा होती हैं, यानी पूर्व संख्या अवधारणाएं होती हैं। आपको अगर इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी प्रीवियस ईयर से जो आपको नोट बना के लिख लेना है, क्योंकि अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार पढ़ा और आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि प्री नंबर अवधारणाएं होती हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं ये ऊपर नीचे, दाएं बाएं, बड़ा छोटा, लंबा मोटा, इस तरह से हम बच्चों को प्री नंबर यानी पूर्व संख्या अवधारणाओं में सिखाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है 38 क्वेश्चन। 38 में क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध यह बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य ना मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है, गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके प्रचलित भय के कारण होता है। क्या ये सही है? नहीं भाई, ऐसा भी नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है।
समाज की लिंग संबंधी धारणाएं हैं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ प्रयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणाएं समझ होती हैं। देखिए, यह सिर्फ क्या है, लिंग संबंधी धारणाएं जो लोगों ने बना रखी है, ये सच नहीं है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इस मैटर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है। लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात होती हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हुआ। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। किसे? गणित को। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू भय को बढ़ाता है? गणित का विस्तृत भंडार, ज्ञान भंडार। देखिए, गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार अगर आपको उसको पता है, नॉलेज है, तो बिल्कुल भी वो भय का कारण नहीं है। गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की जो व्यापकता है, ये भी कोई डर का नहीं है। ठीक है, कोई डर की बात नहीं है जो भय वाला है, कोई और होगा। सारे ऑप्शन हम पढ़ते हैं। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणालियाँ की व्यापकता, ये भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट पे हम जाते हैं। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। यहाँ पे प्राथमिक कक्षा की बात हुई, तो देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में आपको अमूर्तता को नहीं बताना है। गणित का क्या होता है, मूर्त से आपको अमूर्त जाना होता है, मूर्त से आप अमूर्त की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर आप बच्चों को डायरेक्टली अमूर्तता की तरफ बताने लगेंगे, डायरेक्टली कोई विधि बताने लगेंगे, तो बच्चे नहीं समझेंगे। आपको ठोस यानी मूर्त चीज़ों को दिखाकर बच्चों को पहले अवधारणाएं क्लियर करनी है, उसके बाद मूर्त से अमूर्त की ओर जो एक नियम होता है, इसको फॉलो करके आपको प्राथमिक कक्षाओं में अवधारणाओं को बच्चों को समझाना है। तो भय का यही रीज़न हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 40 नंबर पे हम चलते हैं। 40 हमारा क्वेश्चन है। 40 में क्या है, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो यहाँ पे आपके जो आर्यभट्ट साहब हैं, आर्यभट्ट सर हैं, इन्होंने क्या किया है, गणित में और खगोल विज्ञान, गणितीय खगोल विज्ञान में इन्होंने क्या किया है, काम किया है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं जो हमारा है 41 क्या है आपका, पूरा दिख जाए। 41 में दिया हुआ है, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 प्रति किग्रा बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्ज़ी बेचने वाले ने सोनू को 21 और 6 + 6 + 6 + 3 लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गई इस गणितीय कौशल को में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? मतलब जो ये सब्जी बेच रहा है, इसके द्वारा जो कौशल यूज़ होता है, वो कौशल कौन सा होता है? चलिए देखते हैं। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, बिल्कुल भी गलत है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित कर, ये कौन से तरीके होते हैं आपको ध्यान रखना है, वैकल्पिक तरीके। ये जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, सब्जी बेचने वाले जो तरीका यूज़ करते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, वैकल्पिक तरीका बोलते हैं। आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, हो सकता है कुछ और बना के सेम चीज़ ऑप्शन में डाल दी जाए। तो आपको जो भी चीज़ें हैं, इतने टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। ऐसा ना हो कि यही क्वेश्चन आप गलत करो। तो हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा, केवल यहाँ पे सी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? भाई, बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद स्वयं करते हैं, ये हमें अपने मन में बिठा रखना है। ये बिठा के हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़ रहा है या पढ़ा रही है और बाकी के छात्र उसको दोहरा रहे हैं, बिल्कुल भी गलत है ये विधि। रटाना और रट्टे लगवाना, बच्चों को ऐसे रिपीट करवाना, ये चीज़ें सही नहीं मानी जाती हैं। बच्चे एक साथ पहाड़ों की कविता का पाठ कर रहे हैं, ये भी गलत है। बच्चों को हस्त कौशल यानी हाथ को यूज़ करके यानी एक्टिविटी करा के, हस्त कौशल मतलब आपका क्या होता है, मैनिपुलेटिव्स। ठीक है, तो हस्त कौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियाँ दी हुई हैं और वे उनका यूज़ करके गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे यहाँ पे खोज रहे हैं, बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैनिपुलेटिव्स यहाँ पे लाइक नंबर्स, ग्रिड्स। ठीक है, तो ये चीज़ें जहाँ पे आपको दिख जाती हैं, एक्सप्लोरिंग, ये भी मेन होता है सीटेट का, जहाँ पे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा है, वो चीज़ें आपको पॉजिटिव बता रही हैं। तो ये आपका सी वाला जो है क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे पहला तो ये चीज़ दी है हस्त कौशल, ठीक है, मैनिपुलेटिव्स। दूसरा आपका यहाँ पे एक्सप्लोरिंग यानी खोज रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यही सही है।
फोर्थ वाला देख लेते हैं, फिलहाल देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिल गया है अगर क्वेश्चन की भाई हमारा ऑप्शन मिल गया है सही तो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो हमें देखना है अभी। शिक्षिका ने श्यामपट्ट पर अधूरे पहाड़े लिखे और उन पहाड़ों को श्यामपट्ट लिखकर पूरा कर रहे हैं बच्चे। बिल्कुल भी ये भी गलत है, बिल्कुल आपका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 43 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता, ये भिन्न दी हुई है, इसकी तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका ऑप्शन में से कौन सा है, आपको देखना है भाई। विभाजन विधि का क्या करेंगे हम, प्रयोग करेंगे। पहले देख लो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी के लिए है तो विभाजन की विधि भाई आप स्टार्टिंग में बता दोगे बच्चों को। अमूर्त तरीका बिल्कुल भी नहीं हम बताएंगे। लघुत्तम समापवर्त विधि बिल्कुल भी नहीं बताएंगे प्राथमिक विद्यालय में, विधि कोई नहीं बतानी है। भिन्न डिस्क का प्रयोग, भिन्न डिस्क क्या होता है, देखिए ये जैसे आपका है, ठीक है, ये टुकड़ा हमें 1/2 बताना है तो हम ऐसे बता रहे हैं कि भाई ये 2 टुकड़े हो गए, 1/4 बताना है हम ऐसे बता रहे हैं। इसी तरह हम इस तरह से टुकड़े यानी टुकड़ों को ऐसे कर करके हम बच्चों को बता रहे हैं तो वो होता है हमारा भिन्न डिस्क। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बच्चों को जो होता है ठोस यानी मूर्त चीज़ों को दिखा के उनको समझा रहे हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी कैलकुलेटर्स का प्रयोग ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है। देखिए रोल प्ले क्या होता है, जैसे क्लास में मैंने एक टॉपिक उठाया और मैंने सोच लिया बच्चों से सबसे पूछेंगे इस बारे में, तो कि बच्चे क्या राय रखते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में, या कोई और क्या सोच सकता है इस चीज़ों के बारे में। तो ये एक समूह में किया जाता है रोल प्ले, जिससे बच्चों के जो विचार होते हैं वो बाहर आते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ये चीज़ हमें दिखा रहा है। बच्चों को व्यस्त रखना बिल्कुल भी नहीं। विचारों का बहिर्वेशन बिल्कुल सही है यहाँ पे, विचारों का बहिर्वेशन यही ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे। बच्चों का मनोरंजन बिल्कुल नहीं, मनोरंजन तो है लेकिन सिर्फ कोई अगर काम हम सिर्फ मनोरंजन के बेस पे कर रहे हैं तो गलत है। बच्चे रुचिपूर्ण थोड़ा बहुत हंसी खेल होता है तो बच्चे उस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं, लेकिन अगर उसमें कुछ सीख ही नहीं रहे हैं तो वो चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। हमारा 44 हो गया। अब हम बढ़ेंगे 45 क्वेश्चन पे। संख्या बोध विकसित करने में उपकरण यानी सबटाइजिंग क्या है, पहले सबटाइजिंग सीख लीजिए। सबटाइजिंग क्या होता है, जैसे हम लोग लूडो खेल रहे हैं तो लूडो का जो पासा होता है उसको उछालते हैं तो कभी हम लोग गिनते नहीं हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ये पासा है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 इस तरह से तो आया, तो कभी हम गिनते नहीं ऐसे 1 2 3 4 5 आया, ऐसे गिनते नहीं हैं। बस एक नज़र में देख के उसको पहचान लेते हैं कि अच्छा 4 आया, अच्छा 2 आया, अच्छा 1 आया, इस तरह से। तो जब बच्चों में ये कौशल विकसित हो जाता है, इतना बच्चे समझने लगते हैं, बच्चों को संख्या का इतना बोध हो जाता है, तो वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी कहलाती है सबटाइजिंग। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इस चीज़ को रिलेट करवाता है। संख्या 6 को पहचानने में 5 में 1 जोड़ने के रूप में करता है, बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने या बताता है सक्षम है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यानी बिना डॉट्स को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है, यही ऑप्शन आपका सही है। तीसरा भी देख लेते हैं। विद्यार्थी संख्या 4 की पहचान 5 में से 1 निकालने के रूप में करता है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारा, विद्यार्थी संख्या 5 की पहचान 4 के परवर्ती के रूप में करता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाता है, ये भी हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट हमारा है 46 में देखते हैं क्या कुछ है, इसको देखते हैं। प्रियदर्शनी ने 4.8 किलो बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 kg काजू को मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट उसने बना लिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। अब भार हम देखते हैं, यहाँ पे हमें ग्राम में पूछ रहा है, तो जितने भी kg वाले हैं सबको हम ग्राम में करेंगे। तो 4.8 है उसमें क्या करेंगे, 1000 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4800। सेम ऐसे ही हम 3.8 को कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3500 और हमारा 2500 तो है ही। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 5 13 और 5 18 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 और 2 10, यानी इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इतने में 3 दर्जन बना लिए, यानी 12 गुणे 12 कर दें या 12 गुणे 3 कर दें, सेम ही है। अब हम इसको काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 3 9 बचा 1, 3 6 18, यानी 3600 बच गया। 3600 बटे 12,
तो 3600/12 करोगे तो क्या हो जाएगा, 12×3=36 यानी 300 आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 300 ग्राम यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको देख लेना है। ऐसा जैसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, हमको लग रहा है कि 2 kg में दिया है, 1 ग्राम में दिया है, तो हम इसको अगर चेंज करते तो हमारा 2.5 ग्राम kg हो जाता, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि आंसर हमें ग्राम में यहाँ पे बताना है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 47, इसको देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए वर्ग, ये हमारा वर्ग है, इसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर है, यानी सब 5 है क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी दुगनी का मतलब है 10 कर दी जाए। तो पहले वाले हम क्षेत्रफल पहले पता कर लेते हैं। पहले वाला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पहला हमारा हो जाता 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाता। दूसरी बार में हमारा क्या हो गया है, गुणे 10 कर दिया, तो यहाँ पे सभी हमारा 10 हो जाएगा। अब 10 अगर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर तो 10 दहम 100, तो क्या हो जाता है 25 चक्कू 100, यानी ये जो है इसमें 4 से गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा। तो कितना हो जाता है हमारा, 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आपके सीटेट एग्जाम में। तो इस तरीके से हमारा 4 गुना यहाँ पे अच्छे से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित समूहों में से किस में सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। कि त्रिआयामी आकृतियाँ कौन सी हैं, घन है, घनाभ है, अर्धवृत्त। यहाँ पे वृत्त आ गया, वृत्त आपका त्रिआयामी आकृति नहीं है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है। यहाँ पे घन, घनाभ, गोला, बेलन, ये आपका कैसा हो गया, ये आपका त्रिआयामी आकृतियाँ आपकी हैं। तो 4th वाला आपका सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 49 क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। 10 रुपये है, उसके पास एक 5000 का सिक्का, 2 1 रुपये के सिक्के और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी। एक 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है, प्लस किया हमने, साबुन कितने का है 10 रुपये का, ठीक है, 10 किया, बराबर कर दिया। उसके पास एक 5 रुपये का यानी 5 कर दिया, प्लस और क्या है उसके पास 2 रुपये के 5 रुपये का, उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है, 2 1 रुपये के हैं यानी 2 1 रुपये के हैं तो 2 रुपये हो गए, ठीक है। 5 50 पैसे के सिक्के हैं, 5 50 पैसे के सिक्के हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, 4 50 पैसे के सिक्के 2 रुपये के हो गए यानी 2.5, पूरा 2 और आधा। उसे साबुन खरीदने के लिए कितने धनराशि की ज़रूरत होगी। तो 5 2 7 8 9 यानी उसका आधा यानी 0.5, यानी उसको आधा यानी 50 पैसे की ज़रूरत होगी। यहाँ पे 0.5 यानी 50 पैसे की उसको क्या यहाँ पे होगी, ज़रूरत होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है, बहुत ईजी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे हमें लिखना है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आप एक चीज़ अपने माइंड में बिठाइए। जैसे ये 1 है तो जब हम 1 के 2 टुकड़े करेंगे तो ये हिस्सा बड़ा ही होगा। 1 के 5 टुकड़े करेंगे उससे, क्योंकि 5 टुकड़े छोटे छोटे हो जाएंगे, 2 टुकड़े बड़े होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। तो 1 के बटे में जितना ज़्यादा संख्या होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पे छोटा हो जाएगा। तो 1/4 ये यहाँ पे हमारा सबसे छोटा है, 1/3 उससे छोटा है, सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा 1/2 है, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा यहाँ पे सही। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस हमें करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। तो जब पैटर्न वाली संख्या इस तरह की से दी हो तो आपको पहले जोड़ कर देखना है, फिर घटा के देखना है, फिर गुणा करके, भाग करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम जोड़ वाला अप्लाई करेंगे। 5 से 6 तक पहुँचने में हमें कितने का जोड़ा गया, +5, ठीक है, +5 यहाँ पे जोड़ा गया। फिर 6 से 15 तक पहुँचने में यहाँ पे कितना हुआ, +4 करके यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। 9 यहाँ पे 9 करेंगे, 9 यहाँ पे जोड़ा गया। नेक्स्ट यहाँ पे तो पता नहीं है, फिर हम 45 से यहाँ तक जब जाएंगे तो कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे 21 हमें जोड़ना पड़ा। नेक्स्ट 66 से हम 91 जाएंगे तो यहाँ पे 25 यहाँ पे जोड़ना पड़ा। तो आप अब ये देखो यहाँ पे कितने का अंतर हो रहा है। देखो 25 और 21 से यहाँ पे +4 हो रहा है, 5 से 9 में यहाँ पे +4 हो रहा है। तो दोनों जगह 4 हो रहा है, इसका मतलब है हम 9 में भी 4 जोड़ देंगे
और ऊपर भी वही सेम चीज़ कर लेनी है। तो 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस 13 हो जाएगा। तो 15 में 13 जोड़ेंगे तो हमारा 28 हो जाएगा। 28 हमारा ऑप्शन में कहाँ है? 28 हमारा बी ऑप्शन में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 28 हो जाएगा। तो 28 से हम 45 जाएंगे तो यहाँ पे हमें प्लस 70 यानी 4 वाला जो अप्लाई हमने किया वो हमारा काम कर रहा है। हमारा आंसर यहाँ पे 28 यहाँ पे आंसर हमारा आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पे जोड़ कर देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। रक्त समूह इधर दिए हुए हैं और नेक्स्ट क्या दिया है? विद्यार्थियों की संख्या। ए में ए रक्त समूह के 9 विद्यार्थी हैं, बी के 6 हैं, ओ के 12 हैं और ए बी के 3 हैं। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है? सबसे अधिक हमारा कौन सा है? 12 है, 12 अनुपात। और सबसे कम हमारा कौन सा है? ए बी है। ए बी यानी कितना है? ए बी कितना है? 3। तो 12 अनुपात 3 हो गया। 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 यानी 4 अनुपात 3 यहाँ पे बन रहा है। तो हमारा सी आंसर जो है, तीसरा आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53। कौन सा कथन यहाँ पे क्या है आपका? सत्य नहीं है। देखते हैं, यदि एक पतंग के सन्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। ऐसा सत्य है क्या? पतंग तो ऐसे होती है, तो सन्मुख कोण कभी कोई ये बड़ा होता है कभी छोटा होता है, तो भाई कोण बराबर होने से आयत तो नहीं बनेगी। तो ये यहाँ पे सत्य नहीं लग रहा है। बाकी देखते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये वाला सत्य नहीं है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हों तो वह वर्ग बन जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं तो वह एक वर्ग है। यदि एक सम चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक वर्ग बन जाता है। बिल्कुल सही है। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हों तो वह एक आयत बन जाता है। समांतर चतुर्भुज कोण बराबर होते हैं तो वह एक आयत बन जाता है। बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमारा जो सही नहीं है कथन, वह कथन 53 यानी ए है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। अब मिमी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों को अलग अलग कितने प्रकार से बांट सकती है? यहाँ पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हम 2 से करेंगे। तो 2 से करेंगे तो यहाँ पे 18 से हो जाएगा, यानी ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हम करेंगे 3 से। 3 से हो जाएगा हमारा 12 3 36 यानी 2 हो गए। तीसरा हम करेंगे 3 से, हो गया। 4 से, तो 4 से जब हम करेंगे तो 9 से जाएगा, यहाँ पे 3 हो गए हमारे, 3 ये हो गए हमारे। चौथा हम देखते हैं हमारा 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से 6 36, 6 से 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं। लास्ट का हमारा कैसे जाएगा फिर? 36 × 1 36। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे? यहाँ पे हमारे हो गए 5, यानी 5 यहाँ पे हमारे हो गए। तो यहाँ पे 5 आयत यहाँ पे वो क्या करेगी? वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के सिर्फ 5 ही आयत बना सकेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। वीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा को क्या किया? शुरू किया। जब उसी दिन पहुंच जाता है, वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। 16:50 पे अपनी यात्रा शुरू किया, उसी दिन 21:50 पे समाप्त हो गई। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि 12 एप्पल आपके पास थे और 6 बचे, तो आप क्या करोगे? भाई 12 - 6 कर देते हो तो आपको पता चलता है कि 6 ही बचे। सेम वही चीज़ करेंगे, क्योंकि दूसरा दिन होता तो हमें 24 घंटा देखते, कितने एक्स्ट्रा एडअप हुए, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो 21:15 21:15 को हम 16:50 से क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। अब घटाना यहाँ पे आपको सीखना होगा। हम ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, आप देखिएगा नीचे यहाँ पे घटा के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे 15 है, 15 में से ऐसा नहीं है कि 1 ले लेंगे, यहाँ पे 5 से 1 ले लेंगे, ये 15 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये 15 मिनट है, यहाँ से हम 1 घंटा लेंगे, 1 घंटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60। हमको मिनट मिल गए, तो 60 मिनट मिल गए। 60 और 15 हमारे 75 हो गए। 75 में से 50 चले गए तो हमारा बचा कितना? बचा 25 बचेगा। यहाँ पे 1 घंटा कम हो गया, यहाँ पे बचे 20, 20 में से हो गए तो 40 बचा। 40:25 मिनट पर, 4:25 पर यहाँ पे क्या हुआ? रूबीना जो है पहुँचेगी 4:25 तो आपको घटाना ये वाले सीखने होंगे, ऐसा ना आप गलत कर दो। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बाकी ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 क्वेश्चन है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? 100 में एक पूर्ण संख्या, चलो ठीक है। पूर्ण संख्या क्या है भाई? पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट हो जाती है और अनंत तक चलती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले चलो भाई हम 0 ही ऐड कर लेते हैं और 100 में 0 ही घटा देते हैं। तो यहाँ पे 100 में 0 ऐड कर लिया, हमारा 100 बचा, 0 घटा दिया, हमारा 100 बचा। क्योंकि यहाँ पे ही ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें 200 मिला। चलो हम 1 जोड़ के देखते हैं। 100 में हमने 1 जोड़ दिया, 101 हो गया। 100 में हमने 1 घटा दिया, 99 हो गया। यहाँ पे भी क्या बचा हमारा? 200। यानी हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला? आंसर हमें यहाँ पे मिला हमारा 200। कोई भी पूर्ण संख्या अगर हम जोड़ेंगे 100 में या घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 200 आंसर यहाँ पे प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, 100 लाख। यानी पहले आप 100 लिख लो, फिर लाख में कितने आप 0 बढ़ाओगे? 1, 2, 3, 4, 5। अब क्या हो गया ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो क्या हो गया आपका? 1 करोड़ यहाँ पे। ठीक है, ऐसे आपको ये चीज़, इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप बहुत इजीली कर लोगे। अगर थोड़ा सा आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा अरे भाई इतने मार्क्स हमारे कैसे आ गए। अब हम अपने क्वेश्चन 58 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? अवरोही क्रम का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पे हमें देखना है। तो यहाँ पे 10 है, 1 है, सारे 1 पॉइंट समथिंग में दिए हुए, एक सिर्फ 10 है। तो सबसे बड़ा हमें देखना है, तो सबसे पहले हमारा 10.5 ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो यानी ये वाला हमारा तो पहले ही कट गया। ठीक है, अब हमको देखना है यहाँ पे 1.5, 1.05, 1.005। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 दिया हुआ है। 1.5 कहाँ पे है? 1.5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों हम अभी करेंगे, ये वाला भी हमारा कट जा रहा है। तो 1.5 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं 1.05, 1.005। तो 1.05 से ज़्यादा बड़ा है 1.005। क्यों? क्योंकि जब हम ये लास्ट वाला 5 हटाएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो ये वाला बड़ा है, तो यानी ये वाला भी हमारा कट गया। तो आंसर हमारा पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें वहाँ पे क्वेश्चन करने होते हैं, हमें बस ऑप्शन काटने होंगे, इजीली सब कुछ हो जाएगा। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा 36 130 का एक गुणनखंड नहीं है? तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड ही बना लेते हैं, देख लेते हैं भाई। 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 5 10। अब हम काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 0 लगाया, 3 5 15। अब हमने काटा 5 से, ये कटेगा, 5 1 कम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5, 121। अब ये 11 से कटेगा, 11 गिराई हम, और फिर लास्ट का 11 बचा। तो हमारा कितना हो गया? 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11, इतना आया है। तो भाई 11 भी है, 3 भी है, 3 भी है। तो यहाँ पे क्या था हमारा? क्या आया था? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 इंटू 11। जब अभी हमने किया था तो 11 भी है, 3 भी है, 5 भी है, यहाँ पे 9 नहीं है। तो गुणनखंड कौन सा नहीं होगा? 9 यहाँ पे गुणनखंड नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो गुणनखंड बना लो, उसमें जो आपको अंक दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है, बस सिंपल है। ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट बचा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन। 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 अनंत तक है कि विषम पदों का योगफल। तो विषम एक तो 1 होता है, तो 1 का तो 5 ही आ रहा है। चलो विषम देखते हैं, -5 और +5, ये 3 का हो गया। और 5 - 5 + 5 -5 और +5, ये 5 का हो गया। तो 3 का भी कर रहे हैं तो -5 और ये कट रहा है, तो यहाँ पे 5 बच रहा है। 1 - 5 + 5 माइनस प्लस, और यहाँ पे भी 5 बच रहा है। तो विषम पदों का योगफल आपका कितना आएगा? आपका योगफल आएगा, आपका विषम पदों का आपका जो योगफल है ये आएगा आपका 5 आएगा आपका आंसर। तो ये यहाँ पे आपने 30 क्वेश्चन किए हैं। आपको देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही इजीली क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप अच्छे से समझ के, उनकी लैंग्वेज को समझ के करेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर यहाँ पे करेंगे। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।